नमस्ते एवरीवन। बीपीएससी 134 में इकाई नंबर 9 को अपन शुरू करते हैं, जिसका नाम है शीत युद्ध का अंत और इसका अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले दोस्तों परिचय से स्टार्ट करते हैं। 1991 में अमेरिका व सोवियत संघ के बीच में चल रहे शीत युद्ध का अंत हुआ और सोवियत संघ का विघटन हो गया। फलतः दुनिया एक ध्रुवीय बन गई, यानी कि दोस्तों कुछ समय के लिए सिर्फ अमेरिका ही एक ताकतवर देश के रूप में उभर के सामने आया। उत्तर शीत युद्ध काल में अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों को एक नई दिशा मिली, क्योंकि 1995 ईस्वी में विश्व व्यापार संगठन का उदय हुआ और इसको बनाने का मकसद था कि पूरी दुनिया के अंदर किसी भी देश के साथ में व्यापार में कोई भेदभाव नहीं हो। इसमें वैश्विक व्यवस्था में नवीनता आती है। विश्व दुनिया में अब द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग, सतत विकास, पर्यावरण संबंधी मुद्दे, मानवाधिकार, प्रवास से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जाने लगी। साथ ही आतंकवादी संगठनों, बहुराष्ट्रीय निगम, जिसको आप मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस कहते हैं दोस्तों, एमएनसीज क्या होती हैं, जिनका 2 से अधिक देशों में व्यापार चलता है, जैसे कि गूगल, रिलायंस, ठीक है, ये बहुराष्ट्रीय निगम है। गैर सरकारी संगठन, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं दोस्तों, इनका भी उदय होता है, दुनिया में आते हैं, संख्या भी बढ़ती है इनकी। वैश्विक आंदोलन होते हैं, गठबंधन होते हैं, कई सरकारों कई देशों के बीच में हित समूह व दबाव समूह के उदय ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित किया। इस समय कोविड-19 का दौर चल रहा था, जो सभी राष्ट्रों हेतु एक चुनौती है। ठीक है, तो ये उत्तर शीत युद्ध के बाद की कुछ घटनाएं, परिचय मैंने आपको बता दी है। राइट, अब आगे चलते हैं। सोवियत संघ का विघटन 1985 ईस्वी में मिखाइल गोर्बाचेव कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव, यानी कि सबसे बड़े नेता बने और यूएसएसआर के राष्ट्रपति भी बने। इनके शासनकाल के दौरान सोवियत संघ की राजनीतिक व्यवस्था और अर्थव्यवस्था बिगड़ गई थी। अतः सोवियत संघ में राजनीतिक आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया के तहत गोर्बाचेव 2 नीतियों को लेकर के आया। पेरेस्ट्रोइका, जो कि दोस्तों आर्थिक व राजनीतिक पुनर्गठन से संबंधित थी। कहने का मतलब है कि अर्थव्यवस्था को सुधारा गया और राजनीतिक स्थितियों को भी सुधारा गया। ग्लासनोस्ट, ये खुलापन और पारदर्शिता की नीति थी कि सारे लोग हैं, अगर सरकार की कोई नीति अगर आपको खराब लगती है तो खुले मंच पर आकर आप बहस कर सकते हैं, वाद विवाद कर सकते हैं। यही खुलापन और पारदर्शिता थी। इसमें नागरिकों के अधिकार और आज़ादी को भी ख्याल रखा गया और अधिकार दिए गए। दोस्तों गोर्बाचेव तो भलाई करने के लिए लेके आए थे, लेकिन इन्हीं 2 नीतियों के कारण से दोस्तों बहुत विशाल सोवियत संघ का विघटन 15 देशों में हो जाता है। इन नीतियों के कारण लोगों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता बढ़ गई, लोग व्यापार करने लगे, संपत्ति खरीदने लगे तथा बाजार पर सरकार का नियंत्रण कम हो गया, जिससे आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ गई और सोवियत संघ में भ्रष्टाचार बढ़ा। गोर्बाचेव का कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया, जिससे संपूर्ण सोवियत संघ में असंतोष की भावना फैल गई। बाल्टिक क्षेत्र में दोस्तों, बाल्टिक क्षेत्र मैंने पहले ही बता रखा है, 3 देश आते हैं इसमें, लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया। ठीक है, और रूस के पास में है, देख सकते हैं लेफ्ट साइड में रूस के पास में है, में अधिक स्वायत्तता की मांग उठी। अतः इस क्षेत्र में 3 देश यूएसएसआर से 6 सितंबर 1991 में अलग हो गए। एस्टोनिया, लिथुआनिया और लातविया, यहाँ के लोगों ने अधिक स्वतंत्रता, अधिकार, आज़ादी की मांग की और ये इससे अलग हो गए यूएसएसआर से सबसे पहले। ठीक है, मिखाइल गोर्बाचेव ने ब्रेजनेव सिद्धांत को भी त्याग दिया। ये ब्रेजनेव सिद्धांत क्या था दोस्तों, यूएसएसआर मध्य व पूर्वी यूरोप के किसी क्षेत्र में अगर समाजवाद को खतरा हो रहा था तो वहाँ पर हस्तक्षेप कर सकता था। ब्रेजनेव सिद्धांत के तहत ये यूएसएसआर की एक विदेश नीति का एक हिस्सा था ब्रेजनेव सिद्धांत, तो इसको त्याग दिया मिखाइल गोर्बाचेव ने। गोर्बाचेव ने पेरेस्ट्रोइका नीति के तहत सैन्य खर्च तथा पूर्व में दी गई आर्थिक सहयोग की जांच करवाई। ग्लासनोस्ट नीति के तहत उन्हें सरकारी तंत्र पर बहस करने हेतु लोगों की अभिव्यक्ति, यानी कि दोस्तों आपके जो विचार हैं आप रख सकते हैं, उनकी स्वतंत्रता दी गई लोगों को, जिससे सोवियत संघ में स्वायत्त संगठनों का निर्माण हुआ, जिन्होंने अधिक स्वतंत्रता व सोवियत संघ से अलग होने की मांग की। देखते ही देखते अधिकारों व स्वतंत्रता की यह मांग सोवियत संघ के सभी देशों में फैल गई। फलतः यूएसएसआर की सरकार व सेना इस विद्रोह को नहीं दबा पाई और 15 देशों का निर्माण हुआ। कौन कौन से थे, आर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, एस्टोनिया, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, लातविया, लिथुआनिया, मोल्डोवा, रूस, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन और उज्बेकिस्तान। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बर्लिन की दीवार का गिरना और जर्मनी का एकीकरण है। ये दोस्तों वैसे 10 नंबर का आता है सवाल आपके पेपर में, तो इसका क्या आंसर लिखना है पहले देख लो। ठीक है, देखो दूसरे विश्व युद्ध के बाद में दोस्तों जो बड़े 3 देश थे, अमेरिका, सोवियत संघ और ब्रिटेन, ठीक है, इसके अलावा फ्रांस भी, राइट,
फ्रांस भी एक मजबूत देश था। तो उन्होंने जर्मनी के क्षेत्रों को आपस में बाँट लिया, ठीक है? तो जर्मनी का जो पश्चिमी हिस्सा था वो ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस के नियंत्रण में देखो आप, और जो जर्मनी का पूर्वी हिस्सा था वो सोवियत संघ के कब्ज़े में आ गया, नियंत्रण में आ गया। अब इसमें दोस्तों जर्मनी की राजधानी बर्लिन भी शामिल थी, तो बर्लिन के भी 2 टुकड़े कर दिए गए और बीचों-बीच एक दीवार बना दी गई। बर्लिन की जो पश्चिमी सीमा थी, उस पर ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस का कब्ज़ा था, और बर्लिन की पूर्वी सीमा पर सोवियत संघ का कब्जा था, ठीक है? तो ये आपको मैप बना के आना दोस्तों इस तरह से, ठीक है? यहाँ पर देख सकते हैं ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस है, ये जर्मनी का पश्चिमी भाग लेके बैठे हैं और सोवियत संघ पूर्वी भाग लेके बैठे हैं, और इससे आगे भी अधिक बाँट दिया गया है दोस्तों, बर्लिन को ही बाँट दिया है ना, सिर्फ जर्मनी को बाँटा, बर्लिन को ही बाँटा, ठीक है? 2 भागों में। तो ये बना के आना मैप। दूसरे विश्व युद्ध के बाद में, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद मित्र देश, इनको अलाइड कंट्रीज भी कहते हैं, ने जर्मनी के क्षेत्रों को आपस में विभाजित कर लिया। जर्मनी का पश्चिम क्षेत्र द फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी कहलाया, तथा पूर्वी क्षेत्र द जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कहलाया। 1949 में यह विभाजन हुआ था। 1952 में पूर्वी जर्मनी सरकार ने पश्चिमी जर्मनी की सीमा पर जाने से रोक लगा दी थी। बर्लिन को भी दोस्तों 2 भागों में बाँट दिया गया, लेकिन कोई दीवार नहीं होने के कारण पूर्वी बर्लिन से पश्चिम बर्लिन में नागरिक भागकर आ जाते थे। इसलिए 1961 में बर्लिन में एक दीवार बनाई गई। दीवार बनने से लोगों के जीवन में व्यक्तिगत स्तर व व्यावसायिक स्तर पर परिवर्तन आया। दोस्तों पश्चिमी जर्मनी था, वहाँ पर दोस्तों मैकडॉनल्ड था और बड़ी-बड़ी उदारवादी कंपनियाँ थी। लोग मूवीज़ देख सकते थे, लोगों के पास में अधिक राइट थे, अधिक नौकरी के अवसर थे। लेकिन वहीं पूर्वी जर्मनी में देखें या फिर पूर्वी बर्लिन में देखें, तो लोगों के पास में ना अधिकार थे, ना आज़ादी थी, ना नौकरी थी। इसलिए दोस्तों तंग होकर के हर कोई है वो पश्चिमी जर्मनी की तरफ या फिर पश्चिमी बर्लिन की तरफ आना चाहता था, ठीक है? तो 3 दशकों तक यह दीवार न सिर्फ लोगों को बाँटती रही, बल्कि इसने शहरों को भी बाँटा दोस्तों। 1989 ईस्वी में पूर्व यूरोप में राजनीतिक परिवर्तन हुए और जर्मनी में नागरिक अशांति ने भी पूर्वी जर्मनी सरकार पर पश्चिमी जर्मनी की यात्रा पर अपने कुछ नियमों को ढीला करने का दबाव भी डाला। अंततः 12 जून 1987 ईस्वी को बर्लिन में ब्रेंडेनबर्ग गेट पर एक भाषण में अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने गोर्बाचेव को बर्लिन की दीवार तोड़ने को कहा। 9 नवंबर 1989 को दीवार ढहा दी गई। इस कदम से जर्मनी का एकीकरण संभव हुआ। ऑस्ट्रिया, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया, बुल्गारिया में राजनीतिक व आर्थिक सुधार प्रारंभ हो जाते हैं। 1991 के बाद की दुनिया देख लेते हैं दोस्तों। 1991 में सोवियत संघ के विघटन से 15 नए देश बने तथा निम्न देशों में समाजवाद का प्रभाव कम हुआ: क्रोएशिया, स्लोवेनिया, मैसेडोनिया, बोस्निया एवं हर्जेगोविना, सर्बिया और मॉन्टेनेग्रो, ठीक है? तो इन देशों में समाजवाद का प्रभाव कम होता है। अन्य परिवर्तन क्या हुए? 1990 में दक्षिण अफ्रीका से नामीबिया अलग हुआ। 1990 में उत्तर यमन व दक्षिण यमन एक होकर के संयुक्त यमन बने और 1993 में चेकोस्लोवाकिया, जिसको चेक गणराज्य भी कहते हैं, को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया। साथ में दोस्तों इथोपिया से इरिट्रिया नाम का देश अलग हुआ 27 अप्रैल 1993 ईस्वी को। 2002 ईस्वी में पूर्वी तिमोर इंडोनेशिया से अलग हो गया। 2008 ईस्वी में कोसोवो नाम का देश है वो सर्बिया से अलग हो गया। 2011 ईस्वी में दक्षिणी सूडान से अलग हुआ। इसके अलावा दोस्तों और परिवर्तन देखें तो 1991 के समय से विश्व में अनेक नए देशों का जन्म हुआ। संयुक्त राष्ट्र ने सभी देशों को एक एक करके सदस्यता देना चालू कर दिया। अभी नए देशों को अपने यहाँ पर आधारभूत ढांचे यानी कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें दोस्तों मेट्रो आ जाता है, रेल आ जाता है, हॉस्पिटल, स्कूल, हाईवे आ जाते हैं, वो बनाने थे एवं राजनीतिक विकास हेतु धन चाहिए था। अतः यह मांग अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष यानी कि IMF व विश्व बैंक ने पूरी की। 1991 के बाद कुछ समय तक दुनिया एक ध्रुवीय बनी रही, यानी कि सिर्फ 1991 के बाद में कुछ सालों तक अमेरिका की ही चलती रही। लेकिन कुछ देशों ने अपनी कूटनीति व प्राकृतिक संसाधनों के दम पर आर्थिक व राजनीतिक सैन्य शक्ति हासिल की। अब दुनिया बहुध्रुवीय बन गई, जिसके बड़े खिलाड़ी उभर के कुछ सामने आते हैं, जैसे कि दोस्तों रूस, तुर्की, ईरान, पाकिस्तान, भारत, ब्राज़ील, चीन। अब दुनिया में मतलब न्यू ग्रेट गेम शब्द प्रसिद्ध हुआ कि जो दुनिया का नया खेल है, ठीक है, वो खेल कौन खेलेगा? अब रूस, तुर्की, ईरान, पाकिस्तान, भारत, ब्राज़ील, चीन, ये भी उस गेम में शामिल हो जाएंगे, ठीक है, नए वाले गेम में, क्योंकि ये भी बड़े खिलाड़ी अब बन के उभर कर सामने आ रहे थे। कई देशों ने रूस पर प्राकृतिक गैस व प्राकृतिक तेल हेतु निर्भरता कम करने हेतु वैकल्पिक मार्गों की तलाश की। मतलब बहुत सारे देश ऐसा चाहते थे कि रूस से ना तेल लेकर और देशों से तेल लें, तो इसलिए उन्होंने वैकल्पिक मार्गों की तलाश की। चीन का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट BRI दोस्तों, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इसको कहा जाता है। इनिशिएटिव यानी कि पहल, एशिया को यूरोप से जोड़ेगा और अभी भी इसका निर्माण कार्य चल रहा है। हालांकि दोस्तों भारत इसमें शामिल नहीं है। 20वीं सदी में
हालफोर्ड मैकिंडर ने हृदय स्थल सिद्धांत, जिसको हार्टलैंड थ्योरी भी कहते हैं, जिसके अनुसार दुनिया का कोई भी देश अगर दुनिया के हृदय पर अपना राज स्थापित कर लेगा, वही दुनिया का सबसे महान देश होगा और वह पूरी दुनिया पर भी नियंत्रण स्थापित कर लेगा। अब नोट लगा के एक पॉइंट लिखेंगे, दुनिया का हृदय यूरेशिया का क्षेत्र है। यूरोप और एशिया का जो क्षेत्र है वो दुनिया का हृदय कहलाते हैं। कोई इस हृदय पर जीत लेगा, हासिल कर लेगा, वह पूरी दुनिया पर राज कर सकेगा। तो दोस्तों, ये जो BRI प्रोजेक्ट है ये भी एशिया और अफ्रीका को जोड़ेगा। अगर BRI प्रोजेक्ट सफल हो जाता है दोस्तों, कहीं ना कहीं चीन है वो दुनिया में सबसे बड़ी ताकत के रूप में जाना जा सकता है। सोवियत संघ से आज़ाद हुए देशों में लोकतंत्र शासन की मांगे उठी। वास्तव में ये नए देश भी पूंजीवाद का फायदा उठाकर अपने आप को राजनीतिक व आर्थिक रूप से समृद्ध बनाना चाहते थे। फलतः इन देशों में मतदान अधिकारों को मानव अधिकारों का दायरा व्यापक किया गया। शीत युद्ध के बाद समाजवादी विचारधारा का पतन हुआ, जिससे नवोदित देशों में वैश्वीकरण की प्रक्रिया तेज हुई। सूचना व संचार प्रौद्योगिकी के प्रसार ने आर्थिक वैश्वीकरण की प्रक्रिया और तेज कर दी, जिससे नए देशों के बीच अन्योन्य आश्रितता यानी कि इंटरडिपेंडेंसी बढ़ती है। मतलब एक दूसरे पर आश्रित हो गए, व्यापार के मामले में, तकनीक के मामले में, ज्ञान के मामले में। वैश्वीकरण के कारण देशों में सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक तकनीकी राजनीतिक परिवर्तन हुए। अब मुक्त उद्यम यानी कि हर कोई ये व्यापार कर सकता था, वह मुक्त व्यापार की अवधारणा फैलती है, क्योंकि बड़ी संख्या में दोस्तों गैर सरकारी संगठन और बहुराष्ट्रीय निगम का उदय हुआ। इससे राज्य की प्रभावशीलता कम हुई दोस्तों, क्योंकि NGO वो भी लगातार राज्य पर दबाव बनाते रहते हैं और बहुराष्ट्रीय निगमों के पास तो बहुत बहुत सारा पैसा होता है और इसी पैसे के दम पर वो राज्य की राजनीति को प्रभावित करते हैं, तो राज्य की प्रभावशीलता कम होती है। इससे उत्तर शीत युद्ध काल की विशेषता ये आ सकता है पेपर के अंदर, तो पढ़ लेते हैं इसको। शीत युद्ध में द्विध्रुवीयता का जन्म हुआ तथा उत्तर शीत युद्ध काल में प्रारंभ में एक ध्रुवीयता आई तथा वर्तमान में बहुध्रुवीयता प्रचलन में है। 1991 के बाद मुक्त बाजार और पूंजीवाद का प्रसार हुआ। नवोदित देश जो कि अभी अभी आज़ाद हुए थे, उन्होंने अपने आर्थिक विकास हेतु पूंजीवाद का रास्ता अपनाया। इन देशों ने में आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक राजनीतिक स्वतंत्रता लोगों को मिली तथा अनेक प्रकार के अधिकार भी व्यक्तियों को मिले। तो हर कोई यह पूंजीवादी देश जैसा अब बनना चाहता था, पूंजीवाद को फॉलो करना चाहता था। सैमुअल हंटिंगटन के अनुसार लोकतंत्र की लहर का प्रसार उत्तर शीत युद्ध काल की प्रमुख विशेषता रही है। दुनिया भर में विशेषता पूर्वी यूरोप में रंग क्रांतियां हुई है, कलर रेवोल्यूशन हुए, जिसका मकसद पश्चिमी एशिया की तरह उदार लोकतंत्र अपनाना और भ्रष्टाचार को खत्म करना था। ये क्रांतियां प्रकृति में गैर हिंसात्मक थी, यानी कि कोई लड़ाई दंगा इन क्रांतियों में नहीं हुआ। और इन क्रांतियों को रंग क्रांतियां भी कहा जाता है, जैसे कि दोस्तों जॉर्जिया में गुलाब क्रांति हुई थी, यूक्रेन में नारंगी क्रांति हुई थी, किर्गिस्तान में ट्यूलिप क्रांति, ट्यूलिप एक फूल का नाम होता है दोस्तों जो कश्मीर वगैरह में मिलता है, ठीक है, पिंक कलर का। और ये क्रांति 2005 में हुई थी। 2010 से अरब के देशों में भ्रष्टाचार व आर्थिक मंदी को दूर करने हेतु सरकारों के खिलाफ हिंसात्मक प्रदर्शन शुरू होते हैं। इस आंदोलन को अरब स्प्रिंग के नाम से जाना जाता है। 1991 के बाद कई देशों में सैन्य शासन खत्म हुआ व लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ। महिलाओं व दलितों के सशक्तिकरण के साथ मतदान के अधिकारों का विस्तार हुआ। इन देशों में नए संविधान लिखे गए एवं स्वतंत्र न्यायपालिकाओं की स्थापना की गई। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना के बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में पारदर्शिता आती है। विश्व के अनेक देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार बढ़ा, जिससे रिश्तों में सुधार आया। IMF व विश्व बैंक ने देशों को ऋण देकर उनकी आर्थिक सहायता की, जिससे उन देशों में आधारभूत ढांचे का विकास हुआ। बहुराष्ट्रीय कंपनियों की संख्या बढ़ी, जिससे राज्य की शक्तियां कमजोर हुई। वैश्वीकरण के कारण माल पूंजी मानव संसाधनों का दो देशों के बीच मुक्त प्रवाह हुआ, यानी कि दोस्तों अब पैसा आ जा सकता था एक देश से दूसरे देश में, वस्तुएं तो आती जाती रही हैं। और मानव संसाधन का मतलब है कि जैसे कि भारत का कोई टीचर है, भारत का कोई डॉक्टर इंजीनियर, वो अमेरिका चला गया मानव संसाधन बन करके, ठीक है। तो ऐसा मुक्त प्रवाह हुआ। कई देशों ने व्यापार में संरक्षणवादी नीतियां अपनाकर वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधा उत्पन्न की। संरक्षणवादी नीति का मतलब होता है, जैसे कि दोस्तों अमेरिका पे काफ़ी बार आरोप लगाए जाते हैं कि वो अपने व्यापार को बचाने हेतु मतलब दूसरे देशों की वस्तु को महंगा कर देता है, ठीक है। 1991 के बाद कई जो MNCC व NGO का उदय हुआ, ये मजबूत गैर राज्यकर्ता होते हैं। इन्होंने राज्य को राजनीतिक व आर्थिक रूप से प्रभावित किया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल और ग्रीन पीस जैसे NGO सरकारों पर दबाव बनाने में सफल रहे हैं अब तक अनेक मुद्दों को लेकर के। जैसे कि ग्रीन पीस है वो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन यानी कि पर्यावरणीय निम्नीकरण अगर किसी देश में होता है तो वहाँ पर आंदोलन तैयार करता है ग्रीन पीस और उस देश पर दबाव बनाता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कोबवेब मॉडल के अनुसार राज्यकर्ता व गैर राज्यकर्ताओं के बीच जटिल संबंध होते हैं। ये संबंध अनन्य आश्रितता के होते हैं। वर्तमान युग में राज्य स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर पाता
करता है, बल्कि इसे विभिन्न एमएनसी व एनजीओ के साथ मिलकर सहयोग करना पड़ता है। शीत युद्ध के बाद उन क्षेत्रीय मुद्दों को भी प्राथमिकता देकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर रखा गया जिससे दुनिया प्रभावित हो रही थी, जैसे कि दोस्तों बर्ड फ्लू, इबोला, कोविड-19, पर्यावरणीय समस्याएं व विस्थापन यानी कि माइग्रेशन और आतंकवाद जैसी समस्याएं, इन पर अब दुनिया चर्चा की करने लगी। इन समस्याओं को सुलझाने हेतु कई क्षेत्रीय व अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का विकास हुआ, जैसे कि दोस्तों सार्क एक क्षेत्रीय संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे कि यूएनओ है, डब्ल्यूटीओ है, आईएमएफ है, ठीक है, ये सब अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। कई क्षेत्रीय संगठन जैसे कि अफ्रीकन संघ 2002 ईस्वी में बना, क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी ये समूह 2020 में हुआ, ठीक है, बना। ब्रिक्स है, ये 2008 में बना। संघाई सहयोग संगठन, जिसको संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, सन 2001 ईस्वी में बना था। अर्थात 1991 से पहले एक राज्य दूसरे राज्य से द्विपक्षीय संबंध बनाकर मदद लेता था, लेकिन अब राज्य क्षेत्रीय संगठनों में शामिल होकर अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करेगा। तो दोस्तों जैसे कि अफ्रीका के काफ़ी सारे गरीब देश हैं, उनको लगता है कि यार आगे नहीं बढ़ सकते, आज के टाइम पे काफ़ी सारा कंपटीशन है, इसके लिए वो किसी एक बड़े संगठन में शामिल हो जाते हैं जहाँ पर उनके काम बनने लग जाते हैं, ठीक है। तो यही इसका निष्कर्ष है। उत्तर शीत युद्ध काल में गैर राज्यकर्ता महत्वपूर्ण हो गए, जिससे राज्य की संप्रभुता और शक्ति में कमी आई है। अब विश्व में उदार लोकतंत्र, आर्थिक वैश्वीकरण की अवधारणा प्रसिद्ध हुई, साथ ही अनेक समस्याएं भी सामने आई। कहा जा सकता है कि वो 1648 की जो वेस्टफेलिया संधि वर्तमान में अब कोई प्रासंगिकता उसकी नहीं रही है। वेस्टफेलिया संधि के तहत कहा गया था दोस्तों, जर्मनी का एक सिटी था वेस्टफेलिया, और वहाँ पर यूरोप के देशों ने एक संधि की थी, और उस संधि में कहा था कि एक राज्य के पास में सभी ताकतें होंगी, वो अपने क्षेत्र में संप्रभु होगा, ठीक है, वो ताकतवर होगा, और उसके अलावा मतलब कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता है, राज्य सबसे ताकतवर होगा। तो कहीं ना कहीं राज्य है अब कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है, और इसी कारण से मैंने कहा कि 1648 की जो वेस्टफेलिया संधि है, अब वर्तमान में उसका कोई स्थान या कोई उसकी मतलब प्रासंगिकता इंपॉर्टेंस नहीं रही है। नेक्स्ट बड़ी हेडिंग है दोस्तों, उत्तर शीत युद्ध काल में महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे, नरजातीयता और संघर्ष। नरजातीयता का मतलब होता है जो जनजातियां होती हैं, ठीक है, उनसे संबंधित मुद्दे नरजातीयता कहलाता है, ठीक है। तो सोवियत संघ के विघटन के बाद यूगोस्लाविया क्षेत्र, जहां पर दोस्तों यूगोस्लाविया क्षेत्र क्या था, मतलब बोस्निया हर्जेगोविना इसमें आता था पहले, क्रोएशिया, कोसोवो, मैसेडोनिया, मोंटेनेग्रो, सर्बिया, स्लोवेनिया, ये सारे इलाके यूगोस्लाविया क्षेत्र में आते थे। धीरे धीरे करके एक एक ये आज़ाद होते चले गए, नए देश बन गए। तो इनमें नरजातीय संघर्ष होता है इस क्षेत्रों में। इस तरह मोल्डोवा, आर्मेनिया, अजरबैजान, जॉर्जिया में भी जाति आधारित हिंसक आंदोलन है। श्रीलंका, दक्षिणी सूडान, पूर्वी तिमोर, कैटेलोनिया, ये स्पेन में पड़ता है दोस्तों, अंगोला, साइप्रस, सोमालिया, रवांडा, इथोपिया, अल्जीरिया, नाइजीरिया में भी सांप्रदायिक व आदिवासी संघर्ष शुरू होते हैं, जिससे वहाँ अशांति फैली व राजनीतिक स्थिरता उत्पन्न होने से लोकतांत्रिक शासन स्थापित होने में चुनौतियां उत्पन्न हुई। अब उन देशों में सबसे हिंसक आंदोलन हुए जिनमें अलग अलग धर्म, संस्कृति, जातियाँ निवास करती थी। दोस्तों जब विचार नहीं मिलते हैं, जब एक ही देश में अलग अलग धर्मों के लोग पाए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं विवाद होने के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। 1992 में सैमुअल पी हंटिंगटन ने द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस एक लेख लिखा, जिसमें उन्होंने बताया कि भविष्य में होने वाले युद्ध दो देशों के बीच न लड़कर दो संस्कृतियों के बीच में लड़े जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र ने निर्जातीयता, हिंसा, अंतर्राष्ट्रीय अपराध, मानवाधिकारों की रक्षा हेतु एक दोस्तों R2P सिद्धांत बताया है, सुरक्षा के प्रति जवाबदेही, ठीक है, राइट टू प्रोटेक्ट एक सिद्धांत है जो मतलब किसी भी देश को सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। 2006 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद भी बनाएगी मानवाधिकारों को बचाने के लिए। यूगोस्लाविया, रवांडा आदि देशों में इस परिषद ने हस्तक्षेप करके समुदायों व्यक्तियों को उत्पीड़न व हिंसा से बचाया है। साथ ही इन देशों में संयुक्त राष्ट्र ने अपनी शांति सेना भेज करके लोगों को भय से मुक्ति दिलवाई है। नोट लगा के अगर पॉइंट लिखेंगे, 16 फरवरी 1946 ईस्वी को बने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने प्रतिस्थापित कर दिया। देखो 16 फरवरी 1946 में एक दोस्तों आयोग बना था, उसका नाम था संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग, ठीक है। तो इसको हटा दिया गया, ये अब काम नहीं करता, इसकी जगह संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद वो मानव अधिकारों को बचाने के लिए काम करती है। इस्लामी कट्टरवाद और आतंकवाद का उदय आप इसमें लिख सकते हैं। कौन सा बड़ा पॉइंट चल रहा है, उत्तर शीत युद्ध काल में महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे, तो निर्जातीयता और संघर्ष तो पढ़ लिया है, अब हम पढ़ेंगे इस्लामी कट्टरवाद और आतंकवाद का उदय।
15 फरवरी 1989 ईस्वी को यूएसएसआर ने अफगानिस्तान से अपनी सेनाएं हटा ली थी। इसके बाद यहाँ पर मुजाहिदीन के द्वारा सत्ता प्राप्ति हुई थी। सांप्रदायिक संघर्ष शुरू होते हैं। मुजाहिदीन वो होते हैं जो कि लड़ाके होते हैं, ठीक है, जो लड़ते हैं, ठीक है, अपनी धर्म की रक्षा के लिए। तो वही लड़ाके दोस्तों आज तालिबान के रूप में जाने जाते हैं। तो उन्होंने गद्दी को प्राप्त करने के लिए सांप्रदायिक संघर्ष शुरू कर दिया, जिसके कारण यहाँ दो कट्टर इस्लामिक कट्टरपंथी समूह उभर के सामने आते हैं, एक तो तालिबान, एक अलकायदा। इन दोनों समूह ने मिलकर ही सोवियत संघ की सेनाओं को अमेरिका व पाकिस्तान की सहायता से हराया था। अलकायदा के ओसामा बिन लादेन के नेतृत्व में आतंकवादियों ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, जो कि न्यूयॉर्क में था दोस्तों, एक कमर्शियल वाणिज्यिक बिल्डिंग थी जिसमें काफ़ी सारे कर्मचारी उस समय काम कर रहे थे, 11 सितंबर 2001 को हमला कर दिया था। इसको 9/11 अटैक भी कहा जाता है, और बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया था। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने अफगानिस्तान में आतंकवाद को खत्म करने हेतु अपनी सेनाएं उतार दी थी। उत्तर शीत युद्ध में निम्न आतंकवादी संगठन सक्रिय हुए, जैसे कि हमास जो कि फिलिस्तीन से रिलेटेड है, लश्कर ए तैयबा जो कि पाकिस्तान बेस्ड है, जैसे मोहम्मद पाकिस्तान का आतंकवादी संगठन, लेबनान देश में दोस्तों हिजबुल्लाह संगठन एक उग्रवादी संगठन है, ऐसा ही हूती एक उग्रवादी संगठन है जो कि यमन देश से ताल्लुकात रखता है। यह सब आप याद रख सकते हैं। वर्तमान में भी अमेरिका और नाटो देश ISIS, ये ग्रुप का नाम है दोस्तों, जो कि इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया के नाम से भी जाना जाता है, इसके खिलाफ अफगानिस्तान इराक लीबिया सीरिया में लड़ाई कर रहे हैं। अमेरिका और नाटो देश की सेनाएं ISIS के खिलाफ लड़ रहे हैं, क्योंकि दुनिया में शांति स्थापित कराना इनका उद्देश्य रहा है। तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं। 1991 के बाद में प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों में अमेरिका का अधिपति रवैया, यानी कि दोस्तों कहीं ना कहीं अमेरिका पूरी दुनिया में प्रभुत्व चाहता है। यूएसएसआर के विघटन से अमेरिका व उसके सहयोगी देशों ने दुनिया में वैश्विक सुरक्षा, शांति बहाली, लोकतंत्र का प्रसार, आतंकवाद के खात्मे हेतु जिम्मेदारी ली। मानवाधिकारों के संरक्षण व आतंकवाद को खत्म करने के नाम पर अमेरिका ने 1991 के बाद में अनेक देशों में सैन्यकरण व राजनीतिक रूप से हस्तक्षेप किया, जैसे कि 1991 के खाड़ी युद्ध, जिसको गल्फ वार के नाम से भी जाना जाता है, 9/11 हमले के बाद में अमेरिका का अफगानिस्तान में हस्तक्षेप, संयुक्त राष्ट्र की मंजूरी के बिना अमेरिका ने इराक पर मार्च 2003 में हमला करके सद्दाम हुसैन के तानाशाही शासन को हटा दिया था। लीबिया और सीरिया में यूएसए का हस्तक्षेप देखा जाता है। तो ये अधिपति रवैया हो गया, कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा बड़ा दिखाना चाहता है अमेरिका, हर दुनिया के मामलों में थोड़ा हस्तक्षेप करके। स्मॉल डी चौथा पॉइंट है सतत विकास। शीत युद्ध के बाद में पश्चिमी के देशों में औद्योगिकरण में तीव्र वृद्धि हुई, साथ ही दुनिया के अनेक देशों में परमाणु कार्यक्रमों के विकास तथा हथियारों के उत्पादन से वैश्विक पर्यावरण पर नकारात्मक रूप से प्रभाव पड़ा। विकसित व विकासशील देशों ने पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी नहीं अपनाई दोस्तों, जिसकी वजह से जलवायु परिवर्तन एवं ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं उत्पन्न हुई। इसलिए पर्यावरणीय समस्याओं को दूर करने के लिए निम्न सम्मेलन हुए थे। पृथ्वी सम्मेलन 1992, क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो एक जापान शहर का एक मतलब जापान देश का एक शहर है क्योटो, वहाँ पे एक सम्मेलन होता है जिसको क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं, और ये हुआ था ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा को कम करने के लिए 1997 में। रियो प्लस 10 सम्मेलन 2002 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग सम्मेलन शहर में हुआ था। इसके अलावा दोस्तों फ्रांस में पेरिस सिटी में सम्मेलन हुआ 2015 में। अब नोट लगा के एक पॉइंट लिखेंगे, जलवायु परिवर्तन से लड़ने हेतु 1992 ईस्वी में ही जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क UNFCCC नाम से भी इसको जानते हैं, जिसके अंतर्गत पार्टियों का सम्मेलन यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होता है। विभिन्न देश मिलकर के पर्यावरणीय समस्याओं पर विचार करके उनका हल ढूंढते हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ, पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में, ठीक है, रियो डी जेनेरियो में, ओके, ब्राज़ील का एक सिटी है, वहाँ पे पृथ्वी सम्मेलन होता है। वहाँ पर दोस्तों एक संधि, अंतर्राष्ट्रीय संधि अपनाई गई थी UNFCCC नाम से, ठीक है। तो उसके अंतर्गत कहा गया कि सभी देश हैं वो प्रत्येक साल मिलेंगे, और उसकी बैठक को कहा जाएगा पार्टियों का सम्मेलन। तो ये प्रत्येक साल लगभग होती है। अभी हाल ही फिलहाल मतलब अबू धाबी के अंदर हुई है, ठीक है। पहली COP कहाँ पे हुई? जर्मनी के बर्लिन शहर में, और हाल ही में 28वीं जो COP है वह दुबई में हुई थी, ठीक है, ये ध्यान रखना है। पेरिस सम्मेलन में 17 विकास के लक्ष्य तय किए गए, जो कि सदस्य देशों को 2030 तक प्राप्त करने हैं। शीत युद्ध के बाद विकसित व विकासशील देशों के बीच पर्यावरण को स्वस्थ करने हेतु सहयोग बढ़ा है, लेकिन वर्तमान में उत्तर व दक्षिणी देशों के बीच अनेक मुद्दे जिनको हल किया जाना अभी बाकी है। प्रवासन, ये 5वां पॉइंट है, और मानव अधिकारों से संबंधित मुद्दे। 1990 के बाद यूगोस्लाविया 7 देशों में बंट गए। इसके पीछे यहाँ की राजनीतिक स्थिरता व नरजातीय संघर्ष जिम्मेदार थे। संयुक्त राष्ट्र ने अपराधियों को सजा दिलाने हेतु पूरे यूगोस्लाविया के लिए अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायाधिकरण बनाया। दोस्तों जैसे मैंने बताया था, यूगोस्लाविया के जो कुछ देश थे, ठीक है,
वह ऊपर लिखाए थे मैंने, तो वहाँ पर नरजातीय संघर्ष होते हैं, काफ़ी लोग मारे जाते हैं। जो लोग दोषी होते हैं उनको सज़ा दिलाने के लिए क्या बना, पूर्व युगोस्लाविया के लिए अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायाधिकरण बना। इसको इंग्लिश में कहते हैं द इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्राइब्यूनल फॉर द फॉर्मर युगोस्लाविया, ICTY की स्थापना की गई। वर्तमान में भी चल रही रूस यूक्रेन युद्ध व इजराइल फिलिस्तीन युद्ध के कारण अंतर्राज्य व अंतर्राज्य प्रवासन बढ़े हैं। अंतर्राज्य का मतलब होता है कि जब एक देश से दूसरे देश में नागरिक चले जाते हैं उसको अंतर्राज्य प्रवास कहते हैं। अंतर्राज्य का मतलब होता है जब एक देश के नागरिक अपने ही क्षेत्र को छोड़कर उसी देश के दूसरे क्षेत्र में बस जाते हैं, चले जाते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं अंतरा राज्य प्रवासन, इंट्रा स्टेट माइग्रेशन, ठीक है। तो ध्यान रखना, तो बड़े हैं लोग अपने मूल स्थान को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पे जाने को मजबूर हैं। जैसे कि दोस्तों फिलिस्तीन के जो लोग हैं, गाजा पट्टी के आसपास के जो लोग हैं, वो आसपास के क्षेत्रों में चले गए। जिसके पास में थोड़ा बहुत पैसा है वो दूसरे देशों में चला गया। ऐसे ही दोस्तों रूस द्वारा जो किया जा रहा युद्ध है यूक्रेन पर, यूक्रेन के काफ़ी सारे लोग हैं पड़ोसी यूरोप के देशों में चले गए हैं, ठीक है। तो 1990 के बाद म्यांमार कोमा अफगानिस्तान कोमा इराक कोमा सीरिया कोमा यमन कोमा सूडान कोमा सोमालिया कोमा रवांडा आदि देशों में गृह युद्ध व आतंकवाद के कारण लोगों का पलायन बढ़ा है, जिससे दूसरे देशों में शरणार्थियों की संख्या बढ़ी है। इन लोगों के लिए रहने खाने पीने की व्यवस्था करना व इनके जीवन की रक्षा करना वर्तमान में चुनौती बन गई है। मानवाधिकारों के संरक्षण हेतु संयुक्त राष्ट्र का मानवाधिकार परिषद UNHRC जिम्मेदार है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों को सजा देने हेतु संयुक्त राष्ट्र का न्यायिक अंग अंतर्राष्ट्रीय न्याय का न्यायालय भी काम करता है, जिसका फुल फॉर्म लिख दिया है मैंने, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ काम कर रहा है, जिसका मुख्यालय नीदरलैंड के हैग सिटी में है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर नई परिप्रेक्ष्य का जन्म, ये लिख सकते हैं, 10 नंबर का सवाल आ सकता है। बहुपक्षवाद मल्टीलैटरलिज्म किसको कहते हैं दोस्तों, बहुत अच्छे से लिखा है मैंने यहाँ पे। शीत युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को सबसे ज़्यादा बहुपक्षवाद ने प्रभावित किया है। इसके अंतर्गत अनेक देशों ने समान लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु संगठन बनाए हैं। इन संगठनों में प्रत्येक देश को बिना भेदभाव के अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करने का अवसर दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र, IMF, विश्व बैंक, व्यापार एवं टैरिफ पर सामान्य समझौता जिसको GATT भी कहते हैं, आदि संस्थानों ने शीत युद्ध के दौरान भी देशों के मध्य तनाव को कम किया। शीत युद्ध के बाद नाफ्टा, नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जो कि दोस्तों मैक्सिको, कनाडा और USA के बीच में है, ठीक है। इसके अलावा संघाई सहयोग संगठन, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जैसे संगठन बने, जिसका उद्देश्य व्यापार मानव संसाधन पूंजी वस्तुओं का मुक्त प्रवाह, राजनीति व सुरक्षा सहयोग, तकनीकी सांस्कृतिक पर्यटन क्षेत्र में सहयोग करना था। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में द्विध्रुवीयता स्थिरता लेके आती है। द्विध्रुवीयता में विश्व में व्यवस्था व क्रम तथा नियमों का मानकों का निर्धारण सिर्फ 2 ही शक्तियां अथवा देश करते हैं। एक ध्रुवीयता में विश्व में अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था नियमों का निर्धारण सिर्फ एक देश करता है, जैसे कि 2003 में इराक पर अमेरिका का हमला एक ध्रुवीयता का उदाहरण है, ठीक है। आपको थोड़ा याद रखना कि द्विध्रुवीयता, एक ध्रुवीयता, बहुध्रुवीयता में क्या होता है। वर्तमान में अनेक राष्ट्र सैन्य आर्थिक राजनीतिक रूप से मजबूत हो गए हैं। अगर कोई कमजोर राष्ट्र भी है तो वह स्वयं को क्षेत्रीय संगठन में शामिल कर अपनी स्थिति को मजबूत कर लेता है। अतः आज अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का निर्धारण अनेक देश मिलकर के कर रहे हैं। मिल्स काहलर ने कहा, बहुपक्षवाद को क्या कहा है, अनेक लोगों द्वारा शासन की संज्ञा कहा है मिल्स काहलर ने। ये आपको बहुपक्षवाद में लिख देना है। यानी कि दोस्तों अनेक देश अब मिलकर के सहयोग कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर द्विपक्षीय बहुपक्षीय सहयोग सब बढ़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रति पुनरीक्षित दृष्टिकोण, इसका मतलब क्या है, पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, राइट। शीत युद्ध के दौरान USA व USSR जैसे महाशक्तियों ने अपनी विचारधारा के अनुसार संयुक्त राष्ट्र, IMF, विश्व बैंक जैसी संस्थाओं को अपने हित में प्रयोग करके इनसे फायदा उठाया। जैसे IMF ने अमेरिका के हितों व लक्ष्यों के अनुरूप काम किया है। इससे विकासशील देशों के निर्णय व घरेलू नीतियां प्रभावित हुई है। तो कहा जा रहा है कि जो IMF, वर्ल्ड बैंक, ठीक है, और यूनाइटेड नेशंस, ये किसके कहने पे चलते हैं, ये बड़े बड़े पूंजीवादी देश जैसे कि अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, इनके कहने पर ही चलते हैं, ठीक है। तो वर्तमान की बहुध्रुवीयता दुनिया में इन संगठनों के कार्य करने के तरीका व भूमिका भी बदल रही है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में पारदर्शिता व न्यायपूर्ण कार्य करने हेतु इन संस्थाओं को ईमानदारी व तटस्थ होकर कार्य करना पड़ता है, जिससे कमजोर राष्ट्रों के प्रति भेदभाव ना हो। ये था अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रति पुनरीक्षित दृष्टिकोण। अब समझते हैं सी पॉइंट, वाणिज्यिक विचारों की प्रधानता।
वर्तमान में विकसित व विकासशील देशों के मध्य आर्थिक क्षेत्र में सहयोग काफी हो रहा है। वैश्वीकरण, निजीकरण के कारण वस्तुओं, सेवाओं व मानव संसाधनों का मुक्त प्रवाह संभव हो पाया है। वाणिज्य राष्ट्रों के बीच वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के उदय से वैश्विक विपणन श्रृंखला यानी कि ग्लोबल मार्केटिंग चैन सुचारू रूप से काम कर रही है। अब आयात निर्यात बढ़ा है, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां स्थापित हो गई है। आज उत्तर के देशों की कठोर सीमाएं व्यापार में बाधा नहीं बनती है, क्योंकि एक राष्ट्र अपना आर्थिक विकास करने हेतु द्विपक्षीय और बहुपक्षीय व्यापार का सहारा ले रहा है। तो दोस्तों, पहले कहा जाता था कि एक देश से दूसरे देश में नहीं जा सकते हैं, नागरिक नहीं जा सकते। आजकल तो वस्तुएं, सेवाएं और नागरिक सभी लोग जा रहे हैं। संरक्षणवादी नीतियों से एक राष्ट्र कभी कभी अपने घरेलू व्यापार को बचाने की कोशिश करता है। ऐसी नीतियों से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में पारदर्शिता में कमी आती है। निष्कर्ष के रूप में क्या कह सकते हैं? वर्तमान में देशों द्वारा व्यापारिक मार्गों के विकास व रक्षा, बुनियादी संरचना निर्माण, कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है ताकि अधिकतम व्यापारिक लाभ हासिल किया जा सके। इस कारण से कुछ विवाद उभर के भी सामने आ गए हैं, जैसे कि दक्षिणी चीन सागर विवाद, जो कि दोस्तों वियतनाम जापान के पास में स्थित है। इस इस समुद्र के इलाके पर चीन अपना दावा जताता रहा है। चीन द्वारा पाकिस्तान श्रीलंका जैसे देशों को ऋण देकर उनको ऋण जाल में फंसाया जा रहा है। चीन के द्वारा देखिए, एक एग्जांपल बताता हूं, जैसे कि श्रीलंका का जो हब्बन टोटा जो पोर्ट था, ठीक है, उसको 99 साल के लिए लीज पर ले लिया है श्रीलंका ने, ठीक है, यानी कि उस पर नियंत्रण रख सकेगा चाइना, क्योंकि दोस्तों हब्बन टोटा पोर्ट को विकसित करने के लिए चीन ने श्रीलंका को काफ़ी पैसे दिए थे और वो समय पर चुका नहीं पाया श्रीलंका, इसलिए श्रीलंका का जो हब्बन टोटा पोर्ट है वो चाइना ने कुछ सालों के लिए यानी कि 99 सालों के लिए ले लिया है। तो इस तरह से जो भारत के पड़ोसी देश है उनको ऋण जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है चाइना। ये एक समस्या बन रही है आज के टाइम पे। आईएमएफ व विश्व बैंक हेतु विकासशील व अल्प विकसित देशों को ऋण देकर उन पर अनुचित शर्तें थोप देना। दोस्तों, आईएमएफ और विश्व बैंक ये गरीब देशों को पैसा तो दे देते हैं, लेकिन उन देशों में संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम चला करके, जिसको एसएपी कार्यक्रम भी कहते हैं, तो उन देशों की आर्थिक नीतियों को ये बदल देते हैं, उस देश पर कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये एक बड़ी समस्या है। तो इस तरह से दोस्तों बीपीएस 134 में यूनिट नंबर 9 है वो कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर को आप देखें, बार बार नोट्स बनाएं और यहाँ से सवाल जरूर आने हैं। ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर कर सकते हैं। यूनिट नंबर 9 शीत युद्ध का अंत और इसका अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर प्रभाव एंड होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में यूनिट नंबर 10। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।